हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज़ एकता फ्रॉम ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और आज 3 दिसंबर है और हम बुक पढ़ रहे हैं 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो हम पहुंच चुके हैं खंड 2 में, जहां पे लिखा हुआ है एक व्यवसाय, दौलत बनाने वाली 8 संपत्तियां, 8 कारण जिनकी बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, चैप्टर 7, व्यवसाय में मेरे वर्ष। शुरुआत में ही मैं स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कभी नहीं रहा हूं। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है और ना ही मैं किसी विशेष कंपनी का प्रसार प्रचार करता हूं। लेकिन मैं बरसों से इस पूरे व्यवसाय का प्रबल समर्थन करता आ रहा हूं और इस अध्याय में मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूं। 1975 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से पहला संपर्क हुआ, जब एक मित्र ने मुझे एक नए व्यावसायिक अवसर की प्रस्तुति में आमंत्रित किया। चूँकि मुझे व्यावसायिक और निवेश अवसरों की जांच करते रहने की आदत है, इसलिए मैं जाने के लिए राज़ी हो गया। हालांकि मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी कि वह व्यावसायिक बैठक किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। मैंने 3 घंटे तक प्रस्तुति में बताई गई बातें सुनी। उसने नौकरी करने के बजाय खुद का व्यवसाय खड़ा करने का महत्व अच्छी तरह बताया। मैं उसकी बताई अधिकांश बातों से सहमत था। प्रस्तुति खत्म होने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि इन बातों के बारे में मेरे क्या विचार हैं। मैंने जवाब दिया, यह रोचक है लेकिन मेरे काम का नहीं है। मैं पहले ही अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय था, तो फिर दूसरे लोगों के साथ व्यवसाय खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। और इसके अलावा यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय था। मुझे दरअसल जरा भी पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका मतलब जानता हूँ और मुझे यकीन था कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर जो स्पोर्ट्स वॉलेट बिजनेस शुरू किया था, वह मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद जल्द ही कामयाब हो गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे दोनों पार्टनर्स और मुझ पर सफलता, शोहरत तथा दौलत की बारिश होने लगी। हमने कसम खाई थी कि हम में से प्रत्येक 30 साल की उम्र तक मिलेनियर बन जाएगा और अपनी कड़ी मेहनत तथा त्याग की बदौलत हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। यह 1970 के दशक की बात थी, जब एक मिलियन डॉलर सचमुच बड़ी रकम होते थे। हमारी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनसर वर्ल्ड तथा जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसे पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए। हम खेलों के सामान की दुनिया में नई धमाकेदार चीज लाए थे और उस प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। हम पूरी तरह सफल हो चुके थे। इसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम अगले दशक तक नहीं। मस्तिष्क का खुलना। बाद के वर्षों में मेरा दिमाग खुलने लगा। मेरा जो वॉलेट व्यवसाय अविश्वसनीय रूप से सफल हुआ था, वह चंद सालों बाद डूब गया। यह काफ़ी विनम्र बनाने वाला अनुभव था और बहुत सकारात्मक भी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने अपने आसपास के संसार को ज़्यादा गौर से देखा तथा सवाल पूछे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो बातें सिखाई थी, वे ज़्यादा गहराई से मेरे दिल में उतरने लगी और मेरा दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। मुझे दूसरा सफल व्यवसाय बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर एक और, लेकिन उस पहले व्यवसाय के विपरीत इनमें से कोई नहीं डूबा, बल्कि लगातार सफल होते रहे। उन वर्षों के दौरान मेरे मन में खुद अमीर बनने का विचार बहुत प्रबल था, लेकिन इसके साथ ही मैं अमीर बनने में दूसरों की मदद करने के विचार से भी आकर्षित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि व्यक्तिगत सफलता से संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ज़्यादा संतोष मिलता है।
अगले 15 वर्षों तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नकारात्मक बातें सुनता रहा, ज़्यादातर मामलों में अपनी जान पहचान के लोगों से। आखिरकार मैंने खुद इस व्यवसाय की पड़ताल करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक की शुरुआत में बिल नामक एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई, जो रिटायर्ड मल्टी मिलेनियर था। हम बातचीत करने लगे और मुझे यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि वह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। बिल बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और बेहद व्यवहारिक इंसान है। मैं जानता था कि उसने कुछ समय पहले ही $1 अरब से अधिक के कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे किए थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर यह नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों जुड़ा, उसे इसकी क्या ज़रूरत थी। उसने बताया, बरसों से लोग मुझसे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांग रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं। देखिए, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास 50,000 या $1 लाख नहीं होते, जो मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेशों के लिए ज़रूरी है। वास्तव में उनमें से कई के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं होता। कुछ तो दिवालियेपन से सिर्फ 2 तनख्वाह दूर होते हैं। इसलिए वे उन सस्ते बिना डाउन पेमेंट वाले सौदे की तलाश करते हैं, जो अक्सर बहुत बुरे निवेश होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं वास्तव में उतना पैसा बनाने में लोगों की मदद कर सकता हूं, जिससे वे रियल एस्टेट में गंभीर निवेश कर सकते हैं। मैं जितने ज़्यादा लोगों की मदद करता हूं, मेरे पास उतने ही ज़्यादा निवेशक होते हैं। उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जिनमें सीखने और विकास करने की भूख होती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ काम करना बड़ा बोझिल होता है जो सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं, जैसा मेरा रियल एस्टेट सौदे में अक्सर होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं, वे नए विचारों को लेकर वाकई रोमांचित होते हैं। बिल के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद मुझे हवाई अड्डे भागना पड़ा। बहरहाल अगले कुछ महीनों तक हमारा संवाद बराबर चलता रहा और इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग और इसके लाभों के प्रति मेरा सम्मान भी बढ़ता चला गया। 1994 में मैंने उद्योग पर गंभीर शोध शुरू किया। मुझे जिस भी प्रस्तुति की जानकारी मिलती थी, मैं उसमें चला जाता था और वहाँ कही जाने वाली हर बात को गौर से सुनता था। मैंने कई कंपनियों के साहित्य का अध्ययन किया, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स पर नज़र डाली, जिस तरह मैं निवेश के लिए किसी व्यावसायिक उपक्रम का अध्ययन करता हूँ। यदि जांच पड़ताल के बाद मुझे कंपनी जम जाती थी तो मैं उससे जुड़ भी जाता था, ताकि उसके बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकूं और यह जान सकूं कि अनुभव अंदर से कैसा रहता है। अंततः इन कंपनियों के कुछ लीडर्स से मेरी मुलाकात होने लगी। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला था, वे उनमें सबसे बुद्धिमान, दयालु, नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोगों में थे। एक बार जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद उनका सम्मान करने लगा तथा उनसे जुड़ने लगा, तो मुझे इस उद्योग का हृदय मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब 1975 में पहली अवसर बैठक में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा की जानकारी मिली थी, तब मेरा दिमाग इसके विचार के प्रति कसकर बंद हो गया था। अब लगभग 20 साल बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं, फिर आप दूसरे लोगों को इसके ज़रिए दौलत बनाने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, चूँकि मैंने अपनी दौलत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस उद्योग के बारे में ज़्यादा निष्पक्ष हो सकता हूँ। मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में इस व्यवसाय की कद्र करने लगा और यह तब हुआ जब मैं पहले ही अपनी दौलत बना चुका था और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका था। वैसे अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूँगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है?
मैंने कहा था कि मैं दरअसल कभी भी प्रतिभागी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और मैंने उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे मित्र जॉन फ्लेमिंग ने जीवन में आर्किटेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। एक बार तो उन्होंने प्रख्यात आर्किटेक्ट माइल्स वैन डर रोहे के लिए भी काम किया था। इस वजह से भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी नीति की कद्र करता हूँ। खास बात यह है कि इस व्यवसाय में भी उन्होंने व्यवहारिक संरचना और उपयोगी निर्माण का वही जोश दिखाया। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तंत्र बनाने को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक कायम रहे। जॉन के पास नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 40 वर्ष का अनुभव है, जिसकी बदौलत वे इन पन्नों में हमें लाभान्वित करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और चलाई। वे बहुत ही कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रह चुके हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी और सम्मानित कंपनी शामिल है। इसमें वे 15 वर्षों तक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर बिक्री, रणनीति, प्रशिक्षण तथा विकास के वाइस प्रेसिडेंट भी। वे उद्योग के विभिन्न ट्रेड समूहों में सक्रिय रहे हैं। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन ने जॉन को अपने सर्वोच्च सम्मान सर्कल ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। आज जॉन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ के प्रकाशक और प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की सेवा करने वाला एक प्रतिष्ठित ट्रेड प्रकाशन है। रॉबर्ट जॉन उन पाठकों के लिए जिन्हें शायद पहले से ना पता हो, आप यह बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या और इसे कौन सी चीज़ चलाती है। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग पिछली सदी के मध्य से विभिन्न रूपों में हमारे बीच रही है। इसका बुनियादी विचार सरल भी है और बेहतरीन भी। प्रोडक्ट्स या सेवाओं के प्रचार के लिए तमाम पेशेवर संस्थाओं और मार्केटिंग चैनल्स पर ढेर सारा पैसा खर्च करने के बजाय क्यों ना उन्हीं लोगों को भुगतान किया जाए जो उन प्रोडक्ट्स से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और दूसरों को उनके बारे में बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिल्कुल यही करती है। उसे बिक्री से जितने भी डॉलर मिलते हैं, उनका एक हिस्सा यह स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लौटा देती है, जो आमतौर पर इसके प्रोडक्ट से सबसे समर्पित और उत्साही उपभोक्ता होते हैं। रॉबर्ट, 1 मिनट के लिए मैं इसके विरोधी की भूमिका निभाना चाहूँगा। वैसे यह कारगर हो सकता है। मेरा मतलब है, मार्केटिंग की खास योग्यता ना रखने वाला सामान्य लोगों का समूह वास्तव में प्रतिस्पर्धा के वर्तमान माहौल में ज़्यादा बिक्री कैसे कर सकता है। जॉन, देखिए, दरअसल यही इसकी सुंदरता है। जैसा हर मार्केटिंग प्रोफेशनल, हॉलीवुड प्रोड्यूसर और बड़ी कंपनी का मालिक जानता है, व्यक्तिगत मौखिक प्रचार ही संसार का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम होता है। इसलिए टेलीविज़न पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को करोड़ों डॉलर की फीस चुकाती है ताकि वे आपकी माँ, आपके जीवन साथी, आपके सबसे अच्छे मित्र या आपके बच्चों की तरह बातें करें। वे लोग व्यक्तिगत मौखिक अनुशंसा की नकल कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम असली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल की असली शक्ति, जिसे आप लिवरेज कहते हैं। रॉबर्ट, यह है कि प्रतिनिधि के रूप में आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर कमीशन नहीं मिलता है जो आपके द्वारा अनुशंसित लोग खरीदते हैं, बल्कि प्रायः उन प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है जो आप उनके द्वारा अनुशंसित लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं। अगर इन सब को जोड़ा जाए तो आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब यह तंत्र कैसे काम करता है? आप इस बात का जवाब जानते हैं। दरअसल डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का वार्षिक कारोबार आज पूरे संसार में 110 अरब डॉलर से अधिक का है। आर्थिक संदर्भ में यह बहुत विशाल भूखंड है, जो लगभग न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिलीपींस के आकार का होगा।
मैं प्रायः इस बिज़नेस मॉडल का वर्णन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही शब्दावलियों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आज अधिकांश डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग नीतियों पर चल रही है। बहरहाल, इस पुस्तक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल करूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी बिक्री बढ़ती रहती है। इसका एक कारण यह है कि यह असली जीत स्थिति है। बाजार में कंपनी की आश्चर्यजनक पैठ हो जाती है और ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ जाती है, जिसे पारंपरिक मार्केटिंग के माध्यम से हासिल करना बड़ा मुश्किल हो और महंगा हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रतिनिधि को महत्वपूर्ण कैश फ्लो प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। कैसे? कंपनी की प्रोडक्ट लाइन और या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण नेटवर्कर बनाने के लिए मौखिक प्रचार, आपसी संबंधों की शक्ति का दोहन करके। रॉबर्ट, आपने कहा है कि बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय में कम से कम 500 कर्मचारी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखते। इसमें तो आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों को स्पॉन्सर या प्रायोजित करते हैं, लेकिन आर्थिक पैमाना वही रहता है। जब आपके स्वतंत्र प्रतिनिधियों का नेटवर्क बढ़कर 300, 400 या 500 व्यक्तियों का हो जाता है, तो आपके पास एक बड़ा संगठन हो जाता है जो काफ़ी अवशिष्ट या रेसिडुअल आमदनी प्राप्त करता है। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। जैसा जॉन कहते हैं, यह मॉडल इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह कारगर है और यह सिर्फ हम ही नहीं करते हैं। प्रख्यात प्रबंधन विशेषज्ञ और मशहूर बेस्ट सेलर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस के लेखक टॉम पीटर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्णन करते हुए कहा है, मार्केटिंग में पहला सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन जो 50 साल से भी अधिक समय पहले प्रोडक्ट एंड गैम्बल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आधुनिक मार्केटिंग के आविर्भाव के बाद हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत तथा भावी सफलता के बारे में फोर्ब्स, फॉर्च्यून, न्यूज़वीक, टाइम, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, USA टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाओं में बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल, 15 साल पहले इनमें से किसी भी पत्रिका में इस व्यवसाय को स्वर्णिम अवसर नहीं कहा था, और अब देखें कि फॉर्च्यून का हालिया अंक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है। एक निवेशक का स्वप्न, व्यावसायिक जगत का सर्वश्रेष्ठ ढंग से कायम रहस्य, एक उद्योग जिसमें स्थायी वार्षिक विकास है, स्वस्थ कैश फ्लो है, निवेशित पूंजी पर ऊंचा लाभ है और वैश्विक विस्तार की दीर्घकालीन संभावनाएं भी है। वॉरेन बफेट और रिचर्ड ब्रांसन में इतनी ज़्यादा भिन्नता है जितनी कि दो लोगों में हो सकती है। बफेट एक पिकअप चलाते हैं और ओमाहा में रहते हैं। दूसरी ओर ब्रांसन अपनी खुद की एयरलाइन में उड़ान भरते हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अपने खुद के टापू पर रहते हैं। लेकिन इनमें 3 चीज़ें समान हैं, दोनों ही अरबपति हैं, दोनों ही बेहद व्यवहारिक हैं और ये दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के स्वामी हैं। क्या इससे आपको कोई नई बात पता चलती है? सिटी ग्रुप, जॉकी, लोरियल, मार्स, रेमिंगटन और यूनिलीवर, जरा अंदाज़ा लगाएं कि इन सभी में कौन सी समानता है। इन सभी में नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र में अपने पैर का अंगूठा रखा है और कुछ मामलों में तो कमर तक का शरीर भी। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति में विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल्स में से एक मानते हैं। अध्याय 8, यह आमदनी के बारे में नहीं है, यह तो उन संपत्तियों के बारे में है जिससे आमदनी उत्पन्न होती है। यह आमदनी के बारे में नहीं है, यह तो उन संपत्तियों के बारे में है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। दरअसल जो लोग इससे सचमुच जुड़े हुए हैं उनमें से भी कई पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं कि वे अपने हाथों में जो अवसर थामे हैं वह कितना मूल्यवान है।
जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी प्रस्तुतियां सुनते हैं तो प्रायः उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है, अगर मैं इस व्यवसाय से जुड़ जाऊं तो कितनी आमदनी हो सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का प्रचार करने वाले लोग अक्सर इसी बात पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। आप इसमें हर महीने कितना कमा सकते हैं, हर महीने कितनी आमदनी होगी, यह लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वे ई या एस क्वाड्रेंट में जीने के संदर्भ में सोचते हैं। वे अपने वर्तमान ई या एस क्वाड्रेंट से होने वाली आमदनी के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हैं या फिर उसके स्थान पर यह व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चा मूल्य इससे होने वाली आमदनी नहीं है। आमदनी के साथ समस्या यह है कि यह बेहद सीमित और सीधी प्रक्रिया है। 1 घंटे काम करो, $1 कमाओ, 2 घंटे काम करो, $2 कमाओ। मतलब यह है कि आमदनी पूरी तरह आपकी संलग्नता पर निर्भर करती है, यानी आप कभी नहीं रुक सकते। जैसा मैंने पहले कहा था, यह एक जाल है। अधिकांश लोग को सहज बोध से इस बात का एहसास हो जाता है, लेकिन वे यह मान लेते हैं कि ज़्यादा आमदनी कमाना ही इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है। परंतु ज़्यादा आमदनी कमाने से यह बुनियादी तथ्य नहीं बदल जाता है कि वह आमदनी आपके बिना नहीं हो सकती। दरअसल होता यह है कि ज़्यादा आमदनी कमाने के चक्कर में अक्सर फंदा और ज़्यादा कसता जाता है। बी और आई क्वाड्रेंट का उद्देश्य ज़्यादा आमदनी कमाना नहीं होता। उनका उद्देश्य तो उन संपत्तियों का स्वामी बनना होता है जिससे आमदनी उत्पन्न होती है। आपके मकान के बारे में सच्चाई। अधिकांश लोग जिन चीज़ों को संपत्ति मानते हैं वे दरअसल संपत्तियां है ही नहीं। वास्तव में वे तो दायित्व या ऋण होते हैं। कोई चीज़ संपत्ति है या दायित्व, इसका निर्धारण मूल्य की किसी अमूर्त अवधारणा से नहीं बल्कि कैश फ्लो से होता है। दूसरे शब्दों में, क्या इससे पैसा उत्पन्न हो रहा है और आपकी जेब में आ रहा है, या फिर इससे पैसा आपकी जेब से निकल रहा है। हर चीज़ या तो आपको पैसे कमा कर देती है या आपके पैसे खर्च कराती है। यदि यह आपको पैसे कमा कर नहीं देती है तो यह संपत्ति नहीं है, यह तो दायित्व या ऋण है। बरसों से लोग अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम के रूप में करते आ रहे हैं। वे उनके बदले उधार ले रहे हैं ताकि अपने क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे जुटा सकें, छुट्टियां मनाने जा सके, एसयूवी खरीद सके या चाहे जो कारण हो। संभवतः आपने भी ऐसा किया होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो इसका कारण शायद यह है कि आपने पारंपरिक दृष्टिकोण पर चलते हुए अपने मकान को संपत्ति माना होगा और यह सोचा भी नहीं होगा कि दरअसल यह एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें छत और गैरेज भी है। आइए मैं स्पष्ट करता हूं कि संपत्ति क्या होती है। अधिकांश लोग इस बारे में इतने दुविधाग्रस्त होते हैं कि वे इसे उल्टा समझ बैठते हैं। वे डिक्शनरी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि संपत्ति वह होती है जिसका कुछ मूल्य होता है। देखिए, शायद समस्या मूल्य शब्द में छिपी हुई है। मेरे एक सवाल का जवाब दें, आपके मकान का मूल्य कितना है? इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं यह सवाल एक अलग तरीके से पूछना चाहूँगा। आपके मकान के हर महीने आपको कितनी आमदनी होती है? संभावना इस बात की है कि आपका जवाब यह होगा, देखिए, कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो हर महीने इसकी देखभाल, मरम्मत आदि में मेरा काफ़ी खर्च हो जाता है। यकीनन ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मकान संपत्ति नहीं है, यह दायित्व है। आप कह सकते हैं, लेकिन एक मिनट ठहरे, मेरे मकान का मूल्य $2 लाख होगा। ओह, सचमुच? कब? जब आप इसे भविष्य में किसी काल्पनिक समय बेचेंगे। लेकिन इसके बाद आप कहाँ रहेंगे? क्या आप मकान बेचने पर मिली रकम में रहने के लिए कोई दूसरा मकान खरीदेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर वह वास्तविक खर्च करने वाली आमदनी कहाँ है जिसे आप अपने हाथों में थाम सकते हैं और मनपसंद चीज़ को खरीदने या निवेश करने में इस्तेमाल कर सकते हैं? यह वहाँ है ही नहीं, वहाँ पर आमदनी है ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह समझ ले कि आपका मकान एक संपत्ति नहीं है, यह तो ज़मीन में खुदा हुआ एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आप अपना पैसा उड़ेलते रहते हैं। अपनी संपत्ति और ज़मीन के गड्ढे के फ़र्क को पहचानें।
पल भर के लिए डिक्शनरी में दी हुई परिभाषा को भूल जाएं। आइए असली दुनिया के बारे में पता करते हैं। दरअसल संपत्ति वह चीज है जो आपके लिए काम करती है ताकि आपको अपने बाकी जीवन में काम ना करना पड़े। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे नौकरी के लिए मेहनत करो। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी कहते थे संपत्तियां बनाओ। बी क्वाड्रेंट का जीवन इसलिए इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि जब आप कोई व्यवसाय बनाते हैं तो दरअसल आप एक संपत्ति बना रहे होते हैं। आज पूरे संसार में हमारे रिच डैड व्यवसाय के ऑफिस हैं। चाहे मैं काम करूं, सोऊं या गोल्फ खेलूं, चेक लगातार आते रहते हैं। यह निष्क्रिय आमदनी है, अवशिष्ट आमदनी है। हालांकि मैं किसी नौकरी में कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन किसी संपत्ति को बनाने की खातिर कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नौकरी पेशा नहीं बल्कि अमीर आदमी की तरह सोचता हूँ। चूँकि इस व्यवसाय का स्वामी बनने का अर्थ एक संपत्ति का स्वामी बनना होता है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते वक्त आप ना सिर्फ जीवन संबंधी महत्वपूर्ण योग्यताएं सीख रहे होते हैं, बल्कि आप अपने लिए एक वास्तविक संपत्ति भी बना रहे होते हैं। नौकरी में आप आमदनी कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी कमाने के बजाय आप एक संपत्ति, अपना व्यवसाय बनाते हैं और यह संपत्ति आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती है। मैं केवल उन्हीं चीज़ों में निवेश करता हूं जो मुझे पैसे बनाकर देती है। यदि कोई चीज़ मुझे पैसे बनाकर नहीं देती तो वह एक संपत्ति है। अगर वह मुझसे पैसे खर्च कराती है तो वह दायित्व है। मेरे पास 2 पोर्श कारें हैं, वे दायित्व है। मैं पूरी तरह से उनका स्वामी हूँ, लेकिन वे मेरी जेब में पैसा नहीं डाल रही है, उल्टे वे तो पैसा निकाल रही है। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। जो लोग यह बात समझते हैं उनके लिए पहले नंबर की संपत्ति आमतौर पर एक व्यवसाय होता है और दूसरे नंबर की संपत्ति पारंपरिक तौर पर रियल एस्टेट होती है। वैसे रियल एस्टेट के मामले में भी आपको कैश फ्लो और कैपिटल गेन के फ़र्क को समझना होता है। अधिकांश लोग इस फ़र्क को नहीं समझते हैं। जब वे निवेश करते हैं तो वे कैपिटल गेन या मुनाफे के लिए निवेश करते हैं। वे कहेंगे मेरे मकान का मूल्य बढ़ गया, मेरी कार का मूल्य बढ़ गया। देखिए, यह कैश फ्लो नहीं, कैपिटल गेन है। रियल एस्टेट का स्वामी बनने का उद्देश्य इसे मुनाफे में बेचना नहीं बल्कि एक संपत्ति के रूप में रखना है। यदि आप $1,00,000 में कोई प्लॉट खरीदते हैं और इसके बाद उसे $2,00,000 में बेच देते हैं तो यह संपत्ति नहीं है। आपको तो दरअसल सिर्फ $1,00,000 का कैपिटल गेन का मुनाफा हुआ है। इसकी खातिर आपको एक संपत्ति बेचनी पड़ी। आपने उस संपत्ति की हत्या कर दी। यह तो पैसे की खातिर अपनी गाय बेचने जैसा है। मैं तो गाय का मालिक बने रहकर दूध बेचना चाहूँगा। नौकरी करने में सबसे बड़ी समस्या यही है। नौकरी कोई संपत्ति नहीं है। आप इसे ईबे पर बेच नहीं सकते। आप इसे किराए पर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। आप इससे डिविडेंड्स प्राप्त नहीं कर सकते। अपने जीवन के कई दशक, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल किसी ऐसी चीज़ को बनाने में बर्बाद क्यों करें जो संपत्ति नहीं है? या ज़्यादा सटीकता से कहा जाए तो खुद ही नहीं बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति बनाने में बर्बाद क्यों करें? इसे समझने के लिए कोई गलती ना करें। आप जब नौकरी करते हैं तो एक संपत्ति बना रहे होते हैं, बस वह आपकी संपत्ति नहीं होती। हमारे दिमाग में यह विचार गहराई तक डाल दिया गया है कि अच्छी नौकरी में किसी प्रकार का आंतरिक मूल्य होता है लेकिन दरअसल इनमें कोई मूल्य नहीं होता, यानी शून्य होता है। और स्थिति इसलिए भी बदतर हो जाती है क्योंकि नौकरी से आपको जो आमदनी होती है उस पर आपको किसी अन्य प्रकार की आमदनी से ज़्यादा ऊंची दर पर कर देना पड़ता है। यह तो वैसा ही है जैसे बहुत सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ सक्रिय हो। बहरहाल, कुछ लोग ई कंटेंट की सुरक्षा की खातिर यह कीमत चुकाने के इच्छुक रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बेचने या आमदनी कमाने के बारे में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी यह है
कि यह बेचने वाला व्यवसाय है, लेकिन बेचने का अर्थ तो सिर्फ ज़्यादा आमदनी कमाना होता है। जो व्यवसाय सिर्फ बेचने पर आधारित होता है उसमें सबसे प्रमुख समस्या यह है कि जब आप गतिविधि रोक देते हैं तो आमदनी भी रुक जाती है। सेल्स पर्सन किसी कंपनी की नौकरी कर सकता है या फिर कमीशन पर सामान बेच सकता है। यदि आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर के काउंटर के पीछे काम करते हैं तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने लिए व्यवसाय करते हैं और बीमा, मकान या आभूषण बेचते हैं तो आप एस क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास एक काम रहता है और वह है बेचना। इससे आपकी दौलत नहीं बनेगी या आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होंगे। आप एक नया काम नहीं चाहते, आप तो एक अलग पता चाहते हैं जो बी क्वाड्रेंट का हो। जॉन: रॉबर्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में सफल होने का मतलब होता है बिक्री में बेहतरीन होना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की मूल बात अपने खास प्रोडक्ट या सेवा को बेचने में बेहतरीन बनना नहीं है, क्योंकि आप उसमें चाहे जितने निपुण हो और ईमानदारी से सोचा जाए तो अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो शुरुआत में इनमें बहुत निपुण नहीं होते। आप सामान बेचकर सिर्फ सीमित आमदनी ही कमा सकते हैं। देखिए, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मुद्दा प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि एक नेटवर्क बनाना है, यानी लोगों की एक ऐसी फौज तैयार करना जो उसी प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार करे। लक्ष्य यह नहीं है कि आप या कोई अन्य व्यक्ति बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे, यह उन बहुत से लोगों के लिए है जो अपने खुद के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बने, तार्किक संख्या में ग्राहकों को सामान बेचें व सेवा करें, दूसरों को नियुक्त करें और बहुत से अन्य लोगों को दिखाए कि यही चीज़ कैसे कर रहा है। और यहाँ हम यह कारण बताना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों की सेना क्यों बनाते हैं। एक बार जब आप यह कर देते हैं तो जानते हैं कि आपके पास क्या होगा। एक ऐसी संपत्ति जो आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती रहेगी, निष्क्रिय आमदनी। अध्याय 13 में मैं जॉन से ज़्यादा विस्तार से स्पष्ट करने को कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय बेचने या सेल्स पर्सन बनने के बारे में क्यों नहीं है। मुझे आशा है कि आप उसे पूरे गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि यही मुख्य मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। हाल फिलहाल यहाँ वह प्रमुख कील है जो मैं ठोकना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा आमदनी कमाने के बारे में नहीं है, यह तो एक संपत्ति बनाने के बारे में है। वास्तव में यह 8 संपत्तियां बनाने के बारे में है जो सभी एक साथ बनती है, और आगामी अध्यायों में हम उनसे प्रत्येक पर नज़र डालेंगे। अध्याय 9, संपत्ति #1, असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। मुझे एक बात बताना है, मैं धीमा पाठक हूँ। वैसे मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन बात बस इतनी है कि मेरे पढ़ने की गति बहुत धीमी है। अक्सर मुझे कोई पुस्तक 2-3 बार पढ़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर मुझे सचमुच समझ आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यही नहीं, लेखन में भी मैं बहुत खराब हूँ। सच तो यह है कि मैं हाई स्कूल में लेखन में 2 बार फेल हुआ था। तो क्या आप एक आश्चर्यजनक बात जानते हैं? यह सी ग्रेड का विद्यार्थी जो स्कूल में अपने लेखन पाठ्यक्रम में फेल हुआ था और जो आज तक बहुत अच्छा लेखक नहीं बन पाया, उसकी लिखी 7 पुस्तकें द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी है। मेरा अभिप्राय, अच्छा ग्रेड ही काफ़ी नहीं। मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालें, मैं शिक्षा को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे शिक्षा में विश्वास है। यही नहीं, मैं पूरे जोशो खरोश से इसमें यकीन करता हूँ। बात बस यह है कि मुझे उस शिक्षा में सबसे ज़्यादा विश्वास है जो आपको वह सब सचमुच सिखाए जिसकी ज़रूरत आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए है। जब मैं यह सलाह देता हूं कि लोग अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाएं, तो मैं उन्हें इसका सबसे बड़ा कारण या लाभ कौन सा बताता हूं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा लाभ वे उत्कृष्ट, यहाँ तक कि जीवन बदलने वाले प्रोडक्ट भी नहीं हैं जिन्हें आप बेच सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ वह पैसा भी नहीं है जिसे आप कमा सकते हैं, वह आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ,
प्रोडक्ट अक्सर उत्कृष्ट होते हैं। और हाँ, मैं दौलत बनाने का असली मार्ग प्रदान करने के संदर्भ में भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मूल्यवान मानता हूँ, लेकिन ये वे सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं हैं जो आपको इस अनुभव से हासिल होते हैं। इस अनुभव से मिलने वाला सबसे बड़ा मूल्यवान लाभ है असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। 3 प्रकार की शिक्षा। यदि आप वित्तीय दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत होती है: स्कूली, पेशेवर और वित्तीय शिक्षा। स्कूली शिक्षा आपको पढ़ना, लिखना और हिसाब किताब करना सिखाती है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, खास तौर पर आज के संसार में। व्यक्तिगत रूप से मैं स्कूली शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। ज़्यादातर कक्षाओं में मुझे सी ग्रेड ही मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जो पढ़ाया जा रहा था उसमें मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी। पेशेवर शिक्षा आपको पैसे के लिए काम करने का तरीका सिखाती है। दूसरे शब्दों में, यह आपको ई और एस क्वाड्रेंट के जीवन के लिए तैयार करती है। स्कूल के मेरे स्मार्ट सहपाठी आगे चलकर डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बने। बाकी ने किसी न किसी हुनर का प्रशिक्षण लिया, जहां उन्हें मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, भवन निर्माता, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाया गया। मैं यहाँ भी उत्कृष्ट नहीं था। चूँकि स्कूली शिक्षा में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं एक समुद्री जहाज़ का अफसर बन गया और इसके बाद एक हेलीकॉप्टर पायलट जो वियतनाम में मैरीन कॉर्प्स के लिए उड़ान भरने लगा। 23 वर्ष की उम्र तक मैं 2 पेशों में काम कर चुका था, एक तो समुद्री जहाज के अफसर के रूप में और दूसरा पायलट के रूप में। लेकिन मैंने दरअसल उनमें से किसी का भी इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वित्तीय शिक्षा वह होती है जिसमें आप यह सीखते हैं कि पैसे के लिए खुद काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। आपको लगता होगा कि आपको बिजनेस स्कूल में वित्तीय शिक्षा मिलती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। बिजनेस स्कूल आम तौर पर सबसे चतुर विद्यार्थियों को लेते हैं और उन्हें अमीरों के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स बनने का प्रशिक्षण देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने विद्यार्थियों को ई क्वाड्रेंट की ऊपरी श्रेणी के जीवन के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्वाड्रेंट ई अभी ही रहता है। वियतनाम से लौटने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए बिजनेस स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी पारंपरिक स्कूल से एमबीए करते हो तो समझ लो कि तुम अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण ले रहे हो। अगर तुम खुद के बल पर अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा स्कूली शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो असली दुनिया की वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण योग्यताएं: उद्यमी बनना और बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय बनाना आसान नहीं होता। वास्तव में मुझे यकीन है कि बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाना किसी भी व्यक्ति के सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। इतने सारे लोग ई और एस क्वाड्रेंट्स में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि इनमें बी क्वाड्रेंट से कम चुनौतियां होती हैं। यदि यह इतना आसान होता तो हर व्यक्ति यही काम कर रहा होता। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी तकनीकी योग्यताएं सीखने की ज़रूरत है जो आपने शायद स्कूल में नहीं सीखी। मिसाल के तौर पर, व्यवस्थित होने पर अपना खुद एक एजेंडा तय करने की योग्यता। यह जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दायरे में दाखिल होते हैं, कई बार तो उन्हें एक प्रकार का सांस्कृतिक सदमा पहुंचता है, क्योंकि इससे पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हर बार बताता था कि क्या करना है। हो सकता है कि आप ई क्वाड्रेंट में बहुत कड़ी मेहनत करें, लेकिन इसके बावजूद आपको लक्ष्य तय करने, कार्य योजना बनाने, अपना एजेंडा तय करने, अपने समय का प्रबंधन करने और उत्पादक कार्यों की एक स्पष्ट श्रृंखला के क्रियान्वयन का जरा भी अनुभव ना हो। सदमे भरी बात यह है कि बहुत से लोगों में ये बुनियादी योग्यताएं नहीं होती। सदमे भरी लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। देखिए, ई क्वाड्रेंट में आपको दरअसल इन योग्यताओं की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप बी क्वाड्रेंट में कदम रख रहे हैं तो ये योग्यताएं वैकल्पिक नहीं है। वे तो उन योग्यताओं जितनी ही महत्वपूर्ण है जैसे यह जानना कि चेक बुक को बैलेंस कैसे किया जाए, वित्तीय योजना कैसे लिखी जाए और सालाना रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए। कर लाभ और उनके द्वारा सिखाया गया सबक।
जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बिल्कुल नए होते हैं उन्हें यह जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि घर से किए जाने वाले इस व्यवसाय में उन्हें कर संबंधी कितने ज़्यादा लाभ होते हैं। अधिकांश लोगों के दिमाग में कम से कम एक धुंधला विचार होता है कि अमीर लोग सभी तरह के कर लाभों का आनंद लेते हैं जिनका आनंद वे नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि वे अपना पूरा जीवन ई क्वाड्रेंट के भीतर जीते हैं इसलिए उन्हें आमतौर पर इस बात की कोई समझ ही नहीं होती कि कर संबंधी वे लाभ कौन से हैं या कैसे मिलते हैं। इसलिए लोगों को यह जानने पर अक्सर सदमा पहुंचता है कि वे भी कर संबंधी उन्हीं लाभों या छूटों का आनंद ले सकते हैं और अपना नया व्यवसाय शुरू करने के पहले दिन से ही अपनी जेब भरना शुरू कर सकते हैं। हाल में कर नीतियों में कई बदलाव हुए हैं, साथ ही छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार वाले लोगों के लिए खास बीमा योजनाएं भी शुरू की गई है। इनकी बदौलत कर संबंधी बहुत से लाभ लेना अब पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया है, जो सामान्य बड़े कॉरपोरेशन की टक्कर के हैं, यहाँ तक कि उससे भी आगे के हैं। अपने खाली समय में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने और अपनी नियमित नौकरी में बने रहकर आप अमीरों जैसी कर संबंधी लाभ हासिल करने लगते हैं। पार्ट टाइम व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कर्मचारियों के मुकाबले कर में ज़्यादा छूट हो सकता है। ऊपर इन चीज़ों के उदाहरण दिए गए हैं जिन पर आप पहले से खर्च कर रहे हैं: घर को ऑफिस बनाना, ऑटो, गैस माइलेज, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, फ़ोन और सेल फोन, यात्रा, खाना पीना, होटल, प्रोडक्ट्स का व्यक्तिगत उपयोग। लेकिन घर पर आधारित नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के बाद आप कानूनी रूप से उन पर कर में छूट ले सकते हैं। टिप: यह सूची सिर्फ समझाने के उद्देश्य से दी गई है। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में कर संबंधी परामर्श के लिए आपको अपने कर परामर्शदाता से सलाह लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कार खर्च, पेट्रोल, लंच, डिनर और मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर कर में छूट ले सकते हैं। जाहिर है इस मामले में आपको किसी CPA से परामर्श लेने की ज़रूरत है और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि CPA से मिलने जाने में आपने जो खर्च किया है उस पर भी आपको कर में छूट मिलती है। दूसरे शब्दों में सरकार आपको यह सलाह लेने के लिए भी कर में छूट देगी कि कम कर कैसे भरा जाए। यह सब बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ यह बताना ही नहीं है कि नए व्यवसाय के पहले दिन से ही आपको कर बचत के जरिए कितना महत्वपूर्ण आर्थिक लिवरेज मिलता है। इससे बढ़कर मैं यह बात भी आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। अधिकांश लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि बी क्वाड्रेंट में रहना कैसा होता है। जब अधिकांश लोगों को यहाँ मौजूद कर लाभों का पता चलता है तो उन्हें सदमा इसलिए लगता है क्योंकि बी क्वाड्रेंट उनके लिए अटलांटिस के खोए हुए महाद्वीप जैसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सुंदर विशेषता यह है कि यह रहस्य का पर्दा हटा देता है और आपको बी क्वाड्रेंट का जीवन दिखा देता है। असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा में आपका स्वागत है। जीवन संबंधी योग्यताएं। जब व्यवसाय को सफल बनाने की बात आती है तो यह सिर्फ तकनीकी योग्यताओं की बदौलत ही नहीं हो जाता। इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन संबंधी वे योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप बी क्वाड्रेंट में सफलतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जीवन में दीर्घकालीन सफलता की कुंजी आपकी शिक्षा और योग्यताएं हैं, आपके जीवन के अनुभव हैं और सबसे बढ़कर आपके व्यक्तिगत चरित्र हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यह सीखना था कि अपनी आत्मशंका, संकोच और अस्वीकृति के डर से कैसे उबरा जाए। मुझे व्यक्तिगत विकास की यह योग्यता भी सीखनी थी कि असफल होने के बाद कैसे उठा जाए और आगे बढ़ते रहने का हौसला कैसे जुटाया जाए। बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय में सफल होने के इच्छुक हर व्यक्ति को इन गुणों का विकास करना होता है, फिर चाहे यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय हो, फ्रेंचाइजी हो या उद्यमी कंपनी हो। यदि आप ये गुण स्कूल में नहीं सीखते हैं, कार्यस्थल पर नहीं सीखते हैं और बड़े होते समय आपको घर पर भी नहीं सिखाया गया है तो आप उन्हें कहाँ सीखेंगे। संसार में आपको ऐसा व्यवसाय कहाँ मिलेगा जो आपकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में समय का निवेश करे, साथ ही अपना व्यवसाय खड़ा करने में आपकी मदद भी करे। और कहा नेटवर्क मार्केटिंग में जॉन
रॉबर्ट, यह रोचक है कि आप हमेशा व्यावसायिक शिक्षा को नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। मैं सोचता हूँ इस बात में काफ़ी दम है। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अनुभव के जरिए ऐसे योग्यता सीखते हैं, ऐसे गुण का विकास करते हैं जो वे इसके बिना कभी नहीं सीख पाते। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिखाती है कि वे अपने डर से कैसे उभरें, कैसे संवाद करें, कैसे नहीं कहने वाले लोगों के मनोविज्ञान को समझें और कैसे अस्वीकृति और असली दुनिया की अन्य चुनौतियों के बावजूद लगन में जुटे रहे। यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं दी जा रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग की असली दुनिया की शिक्षा में सिखाई जाती है। सफलता का नज़रिया, सफलता के लिए पोशाक, व्यक्तिगत डरों, शंकाओं और आत्मविश्वास की कमी से उबरना, अस्वीकृति के डर से उबरना, संवाद कुशलता, लोक व्यवहार की योग्यताएं, समय प्रबंधन की योग्यताएं, जवाबदेही की योग्यताएं, व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण, धन प्रबंधन की योग्यताएं और निवेश संबंधी योग्यताएं। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की ठोस योजना प्रदान करती है और मैं सहमत हूं, ऐसी शिक्षा सचमुच अनमोल है। वास्तव में आपको ऐसी दूसरी जगह मुश्किल से मिलेगी जहां आप अच्छा पैसा देने के बावजूद यह सारा प्रशिक्षण हासिल कर सकें। ऐसी स्थिति को तो रहने ही दे जहां यह सीखने के लिए वे आपको भुगतान भी करें। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बीच यह कहावत लोकप्रिय है कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप सीखते सीखते कमाते हैं। यह एक बेहतरीन कहावत है क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के बारे में इस प्रमुख बिंदु को रेखांकित करती है। आप यह करके ही इन्हें करना सीखते हैं। क्लासरूम में बरसों तक बैठकर किसी का लेक्चर सुनकर नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में दिया जाने वाला प्रशिक्षण केवल सैद्धांतिक ही नहीं होता, यह अनुभवजन्य होता है और आप जिस विशिष्ट योजना में हैं, चाहे आप उसे शिखर पर पहुँचें या ना पहुँचें, आप बहुत सारा पैसा बना पाएँ या ना बना पाएँ, आपके बाकी जीवन में भी इस प्रशिक्षण का बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बाद कई लोग दूसरे व्यवसायों में चले जाते हैं जहां उन्हें बहुत कामयाबी मिलती है। इसका कारण नेटवर्क मार्केटिंग में मिला व्यावसायिक प्रशिक्षण या अनुभव ही होता है और यह वह असली बिंदु तथा सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से मैं एक दशक से लोगों को यह व्यवसाय करने की सलाह दे रहा हूं। जब आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं तो वह आपको केवल दौड़ने का एक ट्रैक ही मुहैया नहीं कराती, वह तो आपको सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और गुण विकसित करने का अवसर भी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए असली दुनिया का बिजनेस स्कूल है जो किसी कर्मचारी के बजाय उद्यमी योग्यताएं सीखना चाहते हैं। तो आज जो है हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है पेज नंबर 75 तक के, और कल जो है हम लोग फिर से इसके स्टडी करेंगे बुक की, जिसमें हम अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू।